पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम, अब तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ भी उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरिंदर प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर एंड टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारातें आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उसके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरिंदर जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर हालत ख़राब थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की कोई बेटी नहीं थी, तो वे माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरिंदर जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरिंदर जी भी शुरू से ही मन माही में अपने बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सके थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर ही लिया। अमरिंदर जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरिंदर जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी के आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्म शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल से लाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब होने लगा, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप करवाया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरिंदर जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे, तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोक लिया। खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट्स को पहले ही फ़ोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था।
जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाली और चावल भरा कलश था। युग पीछे से अलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, ये सब क्या है? मॉम, मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। वंदना जी, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों का आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा कर घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग और मॉम, मैं और भैया। वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग, माही, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो। युग, माँ कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूँगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? माही, माँ बोलने दीजिए ना, माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी, वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से में वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, जी बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे रूम में रहेगी। कार्तिक, मॉम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्सा से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को करड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं हैं। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नज़रिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना नहीं है। जहाँ मैं जाकर रह सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे।
वो केवल ऊपर से रूड है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरिंदर जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्सा में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया है। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही, माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूँगी। युग, माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? कमरे में उदास बैठे हुए माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। माही की माँ नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमार की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ने ही माही को माता पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। हालांकि माही भी काफ़ी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। 12वीं में वह पूरे ज़िले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला छरहरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, आवाज़ मानो कोयल कूक रही हो। कहीं घर के कामों में भी निपुण थी। अभी माही के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहां से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन करवाती। वैसे तो उसके बाबा उसके लिए मना नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों के आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया है, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। माही, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उमाकांत जी, अरे आ गई बेटा, बैठे, तुझे कुछ बताना है। माही उनके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है? उमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना? माही, हाँ बाबा। उमाकांत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उमाकांत जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं है। माही, बाबा। उमाकांत जी, बेटा मेरा तबीयत भी अब ठीक नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी में ही तुझे दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात है बेटा, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। तुम तो जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। माही,
बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। उमाकांत जी की आंखों में पानी भर आया। यह देख माही उनके आंसू पोंछ कर बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिए। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। माही शर्माकर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेगी। उमाकांत जी, शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सपरिवार बुलाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। उमाकांत जी यहीं लखनऊ में ही रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियां बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण माही और युग में खूब पता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आया था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी अपनी बेटी को दुल्हन बना देख काफी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही को बलैया ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फोन आया। फोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी। फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी गई। बाबा के हालत को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसके मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। न कोई उत्साह ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल न सकी और वे भी उसे छोड़कर माँ के पास चले गए। माही भी रोते बिलखते वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। अमरिंदर जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने
तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया। और युग, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नज़र भी उसे देखा नहीं था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानते ही नहीं। मैं उसके सामने ही ना आऊं? क्यों बाबा, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी यह सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर अमरिंदर जी के पास गई, उनको सारी बातें बताई और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माही की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है माही का साथ ना देकर। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए, उसे अभी आपकी ज़रूरत है। अपनी माँ की अमरिंदर जी ने उन्हें समझाया। युग, हाँ मॉम, डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं करिए, भाई माही को ज़रूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी ज़रूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था,